दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ये जनगणना और उसका आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है, ये लास्ट है। ठीक है, आज जो है ख़त्म हो जाएगी ये जनगणना और नगरीकरण से संबंधित पूरी वीडियो। ठीक साहब, अपन शुरू करते हैं। इससे पहले अपन ये पूरा यहाँ तक पढ़ चुके थे, सक्सेना समिति तक। इससे आगे शुरू करते हैं और आज ये ख़त्म कर देंगे, थोड़ा सा ही है बस। ठीक है साहब, संभव भैया का ढेर सारा प्यार है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके परीक्षाओं के लिए। ये साहब नगरीय क्षेत्र होता है, मतलब सिटी वाला मामला। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है वैधानिक नगर, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैट्यूटोरी। ठीक साहब, स्टैट्यूटोरी सिटी। ठीक है, लीगल सिटी भी कहते हैं कहीं कहीं इसको। ठीक, कानूनी शहर टाइप का। और एक होता है सेंसस सिटी, सेंसस सिटी। ठीक, इंग्लिश इसलिए लिख दी क्योंकि कुछ लोग अंग्रेजी माध्यम वाले भी देखते हैं ना। तो जनगणना नगर और वैधानिक नगर टाइप के दो नगर होते हैं साहब। ठीक है, वैधानिक नगर क्या है, लीगल सिटी क्या है, जो नगर पालिका, नगर निगम या कैंटोनमेंट एरिया टाइप के होते हैं। लोकल बॉडीज़ होती है ना, जहाँ चुनाव उनाव होता है नगर पालिका का, नगर निगम का, वैसी जो शहर होते हैं उनको कहते हैं वैधानिक नगर। हर शहर अपने आप में चुनाव होता है हर शहर में, तो हर शहर अपने आप में वैधानिक नगर भी हो गया। ठीक है, जो दूसरा है सेंसस सिटी है, वो क्या होती है, उसको कहते हैं जनगणना नगर। जनगणना नगर कैसा होता है, जहाँ पर कम से कम 5,000 आदमी रहते हो, मतलब आदमी का मतलब है 5,000 इंसान रहते हो, जनसंख्या जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, उसको कहा जाता है जनगणना नगर। ठीक है, और जो पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या है वो कम से कम 75% ऐसे पुरुषों की संख्या हो जो गैर कृषि यानी बिजनेस में लगे हों, मतलब 75% लोग खेती बाड़ी नहीं करते हों, तो उसको कहा जाएगा नगर। एक तरीके से ये नगर का ही तो भाग हो गया। तो नगर कौन हो गए, नगर वो हो गया जहाँ पर कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो और जो मेल हैं, जो आदमी लोग हैं, पुरुष लोग हैं, उनका कम से कम 75% हिस्सा ऐसे कामों में लगा हो जो खेती नहीं है, गैर कृषि कार्यों में लगा हो, और कम से कम वहाँ पर डेंसिटी 400 की हो। जनसंख्या घनत्व वहाँ पर जो जन घनत्व है वो कितना हो, कम से कम 400। ठीक है, इंडिया का 382 है टोटल ओवरऑल, लेकिन नगर होने के लिए कम से कम घनत्व कितना होना चाहिए, 400। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नगर। ये तो नगर के भाग है ना, दो, जनगणना और वैधानिक नगर। ठीक है, आगे समझते हैं अपन। ये तो नगर समझ लिया आपने, जहाँ जनघनत्व 400 हो, 75% आदमी लोग नॉन एग्रीकल्चर यानी गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हों, और न्यूनतम जनसंख्या कम से कम 5,000 हो। ठीक है साहब, शहर क्या होता है, नगर तो समझ लिया, सिटी। देखो, ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 1 लाख या उससे ज़्यादा हो उसको कहेंगे सिटी। अब तुम समझ लो कि तुम सिटी में रहते हो कि नगर में रहते हो, गांव में रहते हो, है कि नहीं। यानी जनसंख्या भाई साहब कम से कम अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो मानना कि तुम बहुत बड़े शहरी वाले हो। हैं, मैं तो शहरी बाबू चिल्लाते हो, देख लियो कि तुम्हारे यहाँ पे 1 लाख आदमी रह रहे हैं कि ना रह रहे हैं। कह रहे हम तो बहुत बड़े बड़े शहर के हैं, पता चली कि तुम्हारे रहते हैं 50,000 आदमी, तुम नियारी शहर के हो। ठीक है, ओके, मतलब हमारी भाषा में ऐसे मैं कभी कभी बोल देता हूँ, बुरा मत मानना। बुरा मानने वाली क्या बात है, हमारा देश ही ऐसा है जहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। तो 1 लाख से ज़्यादा अगर आप किसी लोग रह रहे हैं आपके यहाँ पर, तो ये कहना कि तुम शहर के रहने वाले हो। ठीक है, आगे मेट्रोपॉलिटन सिटी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं महानगर। ऐसे शहर जहाँ की जनसंख्या 10 लाख या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, यानी 10 लाख या उससे ज़्यादा हो तो बेटा तुम कहे जाओगे महानगर के। मज़ा आ जाएगा अगर तुम महानगर के वासी हो तो। है, मैं महानगर का वासी हूँ, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। अंग्रेजी देखो, मेट्रोपॉलिटन सिटी। ओए होए, किसी लड़की से बात करो भाई साहब, मतलब हमारी एक दोस्त है, उसका नाम नहीं ले रहे, दिल्ली से की वो रहने वाली है, यूट्यूब से फैमिली से जुड़ी। उसने 1-2 दिन कॉल किया हमें, उसकी अंग्रेजी ऐसी लगती है जैसे मतलब अमेरिका की हो। यस यस संभव, आई बिलोंग टू मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब भाई साहब ऐसा लगता है हाँ अमृत बरस रहे हो, है कि नहीं। मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब 10 लाख से ज़्यादा वहाँ पे जो है लोग रहते हो तो क्या कहा जाता है, महानगर। अब ये 4 महानगर हैं साहब, बम्बई नगरिया, दिल्ली नगरिया, कोलकाता नगरिया और चेन्नई नगरिया। ये उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, बम्बई में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, फिर दिल्ली में, कलकत्ता में, फिर चेन्नई में। ये 4 महानगर हिंदुस्तान में माने जाते हैं। फुल शॉर्ट ट्रिक लगा दी है संग में, महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी है, उनकी जो टीम है वो चेन्नई सुपर किंग ही तो है। तो एम से महेंद्र सिंह,
डी से धोनी, के से की और सी से चेन्नई सुपर किंग। बम्बई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, ये उसी ऑर्डर में है। ठीक है। महानगर कौन होगा? जहाँ 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। शहर कौन होगा? जहाँ जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है। नगर कौन है? जहाँ 5,000 से ज़्यादा जनसंख्या है। 75% गैर कृषि कार्यों में पुरुष। पुरुष की बात हो रही है, पुरुष। ठीक है। आदमी लोग। जनघनत्व कितने? 400। आगे, अब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के बाप होते हैं मेगा सिटी। ये एक दूसरे के बाप ही तो है कि नहीं? तो मेगा सिटी का है साहब, जहाँ भैया जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो, इलाका एकदम धुआं ही धुआं हो जाए। तो 1 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी सिटी में रह रहे हैं तो वो कौन सी हो जाएगी? मेगा सिटी। ठीक है, बात समझ गए? देखो 5,000 से ज़्यादा हैं तो हो गया नगर। ठीक, 1 लाख से ज़्यादा हैं तो हो जाएगा शहर। 10 लाख से ज़्यादा हैं तो हो जाएगा महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हैं तो हो जाएगी मेगा सिटी। ये पूरा का पूरा खेल है साहब, समझ लिया? टेंशन नहीं लेनी है, इसकी टेलीग्राम पे आज PDF भेज देंगे, धुआं कर दें इलाका। ठीक है। आगे कुछ साहब इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिन्हें UPSC में, RO के मेंस में, प्री में, इन सब में बड़ा हाथ पूछ लेते हैं और तुम्हारी जो है नानी याद आ जाती होगी तुम्हें ऐसी चीज़ों में। ठीक है। आंकड़े फांकड़े तो पूछे ही जाते रहते हैं, बाकी ये चीज़ें भी बहुत आती हैं। जैसे जनांकिकीय लाभांश क्या होता है? अंग्रेजी वाले कहते हैं इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है। सवेरे सर याद कर रहे हैं कि जहाँ अंग्रेजी में क्या कहते हैं तब पता चल पाइए। अच्छा, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है। तो क्या होता है साहब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड? कि भैया जनांकिकीय लाभांश मतलब तुम ऐसे समझ लो जैसे तुम्हारा घर है और उसमें अगर यंगस्टर्स थोड़े ज़्यादा हैं, जवानी ज़्यादा आ रही है, तो जवानी अगर काम भी तो ज़्यादा ही करती है, हर तरह का काम कर लेती है जवानी, है कि मतलब जरूरी थोड़ी नहीं जवानी आ रही तो मोहब्बत ही मचाएगी, काम तो कर लेगी। काम करने का मतलब है कि वो दुकान भी चला सकती है, जवान आदमी दुकान भी चला लेगा अच्छे से, भैया बूढ़ा इतना नहीं चला पाएंगे या बच्चा नहीं चला पाएगा, है कि नहीं? मोहब्बत तो कर ही लेगा वो, और भी चीज़ें तो कर लेता है। कि जवानी का मतलब ये थोड़ी नहीं कि इसके लड़ा लेगा, ठीक है, सवेरे संजा। जवानी का मतलब ये होता है कि काम भी कर लेगा बहुत सारे। तो यानी युवा वर्ग की आबादी ज़्यादा होगी तो उसको कहते हैं जनांकिकीय लाभांश। अब युवा वर्ग कौन मत सा माना जाएगा? ठीक है, तो उसकी कोई परिभाषा नहीं होती। युवा तो युवा ही होता है, जो आदमी काम कर ले वो युवा है। तो हिंदुस्तान में 15 से लेकर 64 साल तक की आबादी जो है उसको जोड़ी जाती है जनांकिकीय लाभांश से। ठीक है, यानी 15 साल से बच्चा जब ऊपर हो जाता है तो कुछ करने धरने लगता है और 64 साल तक घिसता ही रहता है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करता रहता है। इसलिए 15 से 64 साल की आबादी को जनांकिकीय लाभांश में माना जाता है। ठीक है, यानी जनांकिकीय लाभांश क्या हो गया कि जहाँ यंगस्टर्स थोड़े ज़्यादा, यानी क्रियाशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या होती है ना, काम करने वाले लोग थोड़े ज़्यादा हों। ठीक है, जनांकिकीय लाभांश की जब स्थिति हो जाती है यारों, तो जनसंख्या का जो पिरामिड है वो धराशायी हो जाता है। ठीक है, यानी उल्टा हो जाता है। ये अजीब सा फैक्ट लग रहा होगा लेकिन ये फैक्ट सही है। जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड उल्टा बनता है। अब तुम याद कर लो उल्टा सीधा कैसे बनता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब कई लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ऐसे ऐसे विद्वान हैं हमारे संग कि पहले वो देखेंगे जनसंख्या पिरामिड का होता है, फिर इसके पूरे इतिहास भूगोल को जानेंगे। अरे भैया देख लो कि जब जनसंख्या लाभांश हो जाए तो यार उल्टा हो जाता है पिरामिड, का दिमाग लगाना, कौन सी PhD तुम्हें जनसंख्या पे करनी है, बस गोला बनना चाहिए सही। तो ये जनसंख्या पिरामिड उल्टा हो गया। ठीक साहब, आगे निर्भरता अनुपात क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? वही बात, 1564 साल की जो उम्र है, 15 से लेकर 64 साल तक के लोग काम करते हैं। इससे कम उम्र के वाले, जैसे मान लो 15 से 64 साल का कोई इंसान है, तो इससे कम उम्र वाले मान लो 10 साल का बच्चा हो या 68 साल के थोड़े बड़ऊ राम हो, तो ये सब डिपेंड हो गए ना इन लोगों पे। बच्चा सोच रहा है कि ये पापा लाएंगे तब कुछ खाएंगे, दादा सोच रहे हैं कि बेटा लाएगा तो कुछ खाएंगे, तो ये निर्भर हो गए, ये दोनों लोग इन पर निर्भर हो गए। तो ये कहा जाता है निर्भरता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो। इसके लिए भी उम्र तय की गई है 15 से 64 साल, ये झुका हुआ। चलो आज अब वापस आ गया लो। ठीक साहब, क्या हुआ? 15 से 64 साल। ठीक साहब, तो 15 से 64 साल की आबादी और बची हुई आबादी के बीच का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, बची हुई आबादी वही 10 साल मतलब 15 साल से कम वाली, 64 साल से ज़्यादा वाली। तो ये अनुपात गरीब और विकासशील देशों में ज़्यादा होता है।
जाहिर सी बात है, जहाँ गरीब जो देश हैं या डेवलप कौन सी कंट्री कहती है, डेवलपिंग कंट्रीज़, विकासशील जो देश हैं, वहाँ पर ये निर्भरता अनुपात ज़्यादा होता है, क्योंकि गरीबी ज़्यादा है, लोग अपने बच्चों पे यानी इन 15 से 64 साल की उम्र वालों पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये जो 15 से 64 साल वाली उम्र हो गई, वो कहलाई जाएगी उत्पादक, यानी प्रोडक्टिव है भैया ये एज, क्योंकि ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग क्या कहे जाएंगे, अकार्यशील यानी अनुत्पादक। ठीक है, मतलब बेकार तो नहीं कह सकते, बस हाँ चल रही ज़िंदगी, मतलब जिन्हें हमारे घर वाले मालूम क्या कहते हैं, काम के ना धाम के दुश्मन अनाज के है। जब मैं छोटा था तब पापा तो नहीं, मम्मी यही कहती थी, अरे मर गए नास बेटे पैदा है गए, काम के ना धाम के दुश्मन अनाज के, सवेरे संध्या रोटी खाता रहता बैठ के, 2 पैसे ही रोटी कमा ना सकत। मेरी मम्मी मुझसे ऐसी बोलती थी। तो ठीक है साहब, ये समझ लिया आपने। अब देखो कुछ टर्म्स और होते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट, प्राकृतिक वृद्धि दर। ठीक साहब, प्राकृतिक वृद्धि दर का मतलब ये होता है कि जितने आदमी जन्मे, आदमी मतलब बच्चे, ठीक है, और कितने बच्चे, मतलब बच्चे का मतलब है कुछ जन्म ले ही रहे हैं, हर 1 मिनट में, हर 10 सेकंड में कोई ना कोई पैदा हो ही रहा है साहब, इलाका धुआं मचा रखा है। जाके देखो सरकारी अस्पताल में, हाँ भाई साहब, वार्ड रूम एकदम भरे पड़े होंगे, है कि नहीं। और कुल मृत्यु दर का अंतर, यानी कुल कितने तो जन्म ले गए और कुल कितने निपट गए, इनके बीच का जो डिफरेंस है और उसके ब्याह पर जो आबादी बढ़ गई, उसको कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो समझ में आएगी। जैसे मान लो एक दिन में 100 बच्चा पैदा हो गई, ठीक है, और उसी दिन में 90 आदमी निपट गए, मर गए, तो जो वृद्धि कितनी हो गई, 10 लोगों की। 10 लोग तो बढ़ गए ना, फिर भी 100 पैदा हुए, 90 निपट गए। देखो लोग डेली पैदा होते हैं, डेली मरते हैं, तो इसी पैदा होने और मरने होने के अंतर को, ये जो 10 हो गई ना, यही हो गई हमारी प्राकृतिक वृद्धि दर। ठीक है, ये हो गया नेचुरल। एक और वृद्धि दर होती है, ये आ चुके हैं मिलाने के लिए कि क्या होता है, आर ओ के मेंस में पूछे गए थे सब, आदमी का धुआं निकल गया था, अभी तुम्हें आसान लग रहा होगा। वास्तविक वृद्धि दर और प्राकृतिक वृद्धि दर में लोग कंफ्यूज हो गए थे, रियल ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट में लोग फंस गए थे कि क्या होता है। ठीक है, तो रियल ग्रोथ रेट क्या है, देखो नेचुरल तो समझ ली तुमने, जितने जन्मे जितने मरे उनके बीच का अंतर। वास्तविक वृद्धि दर यानी रियल ग्रोथ रेट ये होती है कि एक साल के लास्ट में जो जनसंख्या है और उसी साल के स्टार्टिंग में जो जनसंख्या है उसके बीच का अंतर कहलाता है वास्तविक वृद्धि दर। जैसे अंतर समझ, फिर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो 2025 चल रही है, ठीक है, 1 जनवरी 2025 को बच्चे थे, मतलब कुल मिलाकर आबादी मान लेते हैं 90 थी, ठीक है। अब आ गई 31 दिसंबर 2025 मान के चलते हैं, और अब भाई साहब धुआं तो मचा ही होगा, एक साल में खूब धुआं मचाया होगा, इलाका नई नई शादियाँ होती हैं, खूब पे मचाया होगा, तो खूब सारे बच्चे होंगे साहब धनाते हुए, लेकिन कुछ लोग मरे भी होंगे, निपटे भी होंगे। तो कुल मिलाकर मान के चलते हैं कि वृद्धि 31 दिसंबर 2025 को जो है 190 लोग हो गए, मान के चल रहे हैं। तो ये जो अंतर आ गया इसके बीच में 100 का, वो जो अंतर होगा उसको कहेंगे वास्तविक वृद्धि दर, रियल ग्रोथ रेट। कि भैया 1 जनवरी को 90 लोग थे और साल ख़त्म होते होते 190 हो गए, क्योंकि साहब शादियाँ भी हो रही हैं। शादियाँ सिर्फ डीजे ही थोड़ी बजता, पता नहीं काका बजता है शादी के बाद, है कि नहीं साहब, है। और क्या धुआं मचाओ भाई, शादी हो रही है तो आनंद लो जीवन का, लेना भी चाहिए भाई, सही बात है। तो है कि नहीं लेना चाहिए कहा है। कई लोग होंगे एकदम बाल ब्रह्मचारी भाई, उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से समझ लेना कथा पूरी कि क्या हो गई वास्तविक वृद्धि दर। ऐसा तो दांत तो खोल के हंसी लेते होगे, इतनी कॉमेडी हो रही है, जो फ्री में कपिल शर्मा शो चलता रहता है संग में पढ़ाई के संग संग, और हंसते तो है ही, जब मैं खुद ही हंस जाता हूँ तो तुम्हें हंसी आती होगी। आगे अगला क्या है, अगला है शिशु मृत्यु दर, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। ये होता है कि मान के चलो प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में, अभी एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगी, प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में 1 वर्ष या उससे कम आयु के जो शिशु एक्सपायर हो गए उनकी संख्या को कहते हैं शिशु मृत्यु दर, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ 1 वर्ष तक के बच्चे को ही शामिल करते हैं शिशु मृत्यु दर में। फिर समझो एग्जाम्पल से, जैसे 1000 जन्मे बच्चे, 1000 बच्चों का जन्म हुआ,
ठीक है साहब, 1000 बच्चों का जन्म हो गया और उसमें से 1 साल तक के, सिर्फ कितने, 1 साल तक के दोस्तों, 1 साल तक की बात हो रही है। 1 साल तक के बच्चे मान लो उसमें से 10 बच्चे एक्सपायर हो गए। 1000 बच्चे जन्म लिया और 10 बच्चे उसमें से एक्सपायर हो गए, तो शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये होती है 1 साल तक के बच्चों के लिए। लेकिन जब बात 5 साल तक के बच्चों की हो, सेम ये लिखा है ना बाल मृत्यु दर, तो जब बात 5 साल तक के बच्चों की हो और 1000 बच्चों में से 5 साल तक के बच्चे अगर जितने एक्सपायर होंगे उसको कहा जाएगा बाल मृत्यु दर, यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो यानी इस तरीके से आपने शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में अंतर समझा। शिशु मृत्यु दर की जब बात होती है तो बात 1 साल तक के बच्चों की जाती है, लेकिन जब बाल मृत्यु दर की बात होती है तो बात 5 साल तक के बच्चों की जाती है। यही इसमें डिफरेंस है। ये RO मेंस में पूरा का पूरा मैचिंग में आया था। 4 यही ऑप्शन दिए थे, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, वास्तविक वृद्धि दर और प्राकृतिक वृद्धि दर, और एक तरफ ये सारी चीज़ें थी और लोग कंफ्यूज हो गए थे। यूपीएससी में जो CDS की परीक्षा होती है वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, वहीं से शायद इन्होंने RO वालों ने कॉपी किया था। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, आगे समझते हैं, आगे देखते हैं भैया। ये हो गया। ऐसे ही होती है एक मातृ मृत्यु दर, मदर मोर्टेलिटी रेट। ये मदर से संबंधित है, माताओं से संबंधित है। इसका मतलब 1 लाख जितने बच्चे पैदा हुए उन पर हमारी माताएं कितनी एक्सपायर हो गई। बड़ा दुखद होता है ये, भगवान न करे कभी किसी के जीवन में ऐसी घटना दुर्घटना हो कि 1 लाख बच्चे पैदा करे, मतलब पूरे इंडिया में कहीं कहीं से टोटल मिला के, उस पर कई बार ऐसा होता है कि माता जो है बच्चे को जन्म देते खुद ही बेचारी एक्सपायर हो जाती है, और ये बड़ा दुखद है, लेकिन होता तो है। इसीलिए उसको कहते हैं मदर मोर्टेलिटी रेट। बात यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि 1 लाख पर है, ठीक है, लेकिन जबकि इन सब में देखा जाएगा बाल मृत्यु दर में भी 1000 था, हजार, जबकि माता वाले में ये 1 लाख है, ठीक है, बाकी सब में 1000 था। तो यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 लाख था कि 10,000 था, क्योंकि मातृ में तो समझ ही आते हैं कि माताओं संबंधित हो गई, लेकिन यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी 49 सवाल वाली PDF जरूर पढ़ना का मतलब हो गया कि मैंने टेलीग्राम पर एक 49 सवालों की PDF भेज दी थी। ठीक है, PDF भेजी है जिसमें अभी तक के कमीशन ने 49 सवाल पूछे हैं जो जनगणना से रिलेटेड पिछले 8-10 साल में, वो उसमें साथ में लिखवा दिए हैं। पूरी टीम से जो है एक ही संग PDF बनवा दी थी ताकि आप लोग उन 49 सवालों को प्रैक्टिस करते हुए अपना क्वेश्चन जो है प्रिपेयर कर सकें। अब देखो दोस्तों, कोई एक टर्म होता है कुल प्रजनन दर कितनी है, टोटल फर्टिलिटी रिपोर्ट लिख गई है दोस्तों गलती से, ये रेट होगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक साहब, ये क्या होता है, TFR कहते हैं इसको इंग्लिश में, TFR। तो कुछ नहीं, जैसे जन्म कितने दिए जा रहे हैं एक महिला के द्वारा, प्रति महिला जो है कितने बच्चों को पैदा किया जा रहा है। जैसे मान लो तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम और तुम्हारी दुल्हन साहिबा, अगर तुम लड़का हो तो तुम्हारी दुल्हन, और तुम खुद ऑलरेडी दुल्हन हो तो तुम्हारा दूल्हा, तुम दोनों मिलके जो है अपने करियर में कितना धुआं मचाओगे और कितने बच्चे होंगे, तो उसका टोटल एवरेज निकाला जाएगा। भाई तुम्हारा एवरेज निकाल लिया, तुम्हारे और दोस्तों का, यानी पूरे इंडिया पे ऐसा एवरेज निकाला जाएगा कि टोटल एक कपल के द्वारा कितने बच्चे हो रहे हैं, उसको कहते हैं कुल प्रजनन दर, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है साहब, ये कुछ नोट थे जो पीछे रह गए थे गलती से, वो यहाँ लिखवा दिए हैं कि अगर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी जाए, यानी दशकीय वृद्धि का मतलब हो गया 10 साल में टोटल कौन से ऐसा ईयर रहा जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, तो 1961 से 1971 का वो दौर था जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई इंडिया में दशकीय। लेकिन यूपी की बात की जाए तो 1991 से 2001 का दौर रहा जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूपी में वृद्धि हुई। इंडिया में कब, 1961 से 1971, जबकि यूपी में कब, 1991 से 2001। ठीक है, 1961 से 1971 इंडिया, 1991 से 2001 यूपी। 2011 में दोस्तों सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, 2011 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि स्टेट में हुई है मेघालय में। मतलब 2011 के आंकड़ों की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा 10 साल में वृद्धि कहाँ बढ़ा दी साहब, मेघालय वालों ने। ठीक है, जबकि यूटीज़ की बात की जाए तो दादर नगर हवेली, भाई राज्य तो मेघालय हो गया लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दादर नगर हवेली में।
इस तरीके से दोस्तों आपने ये पूरा जनगणना का कॉन्सेप्ट समझ लिया। इसमें आज कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम बहुत तोप रिवाइज कराएं, सब वही सब चीज़ें सिंपली। इसकी हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। जाकर एक सवाल बता के जाओ पहले कमेंट बॉक्स में फटाफट, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनकी मृत्यु हुई थी साहब। तो उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार किस साल प्राप्त हुआ था? पद्म विभूषण मिला था उन्हें, तो बताओ किस साल, ठीक है, किस साल प्राप्त हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह को बताना। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। शुक्रिया।